हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने कहा था कि मैं आप लोग के ऊपर रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारा एक डिजीज़ है, जो आज के डेट में सबसे कॉमन डिजीज़ है, अस्थमा, इसके बारे में मैंने कहा था कि आप वीडियो में बनाऊंगा। चलिए बात करते हैं, अस्थमा होती क्या है। एक्चुअली देखिए, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा वाइट बोर्ड क्या होता है ना, कि जैसे ये हमारा ल्यूमन पाइप है, दिख रहा होगा। देखिए, ये हमारा ल्यूमन पाइप है। इसमें होता क्या है ना, कि ये जो ल्यूमन आप देख रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, मीन्स सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। इस केस में अस्थमा होता है। जैसे नॉर्मल पर्सन ब्रीदिंग करेगा तो ये, अगर अस्थमा होने वाला पर्सन ब्रीदिंग करेगा तो उसके अंदर ऐसा हो जाता है। अब मैं बताता हूं कि ऐसा होता कैसे है। देखिए देखिए, कोई भी एलर्जन पार्टिकल है या कोई भी पोल्यूटेंट है, हम जब सांस लिए तो हमारे नाक से अंदर को चला गया, और जब वो अंदर को चला गया तो हमारे जो बॉडी में IgE होते हैं, एंटीबॉडी, हिस्टामिन का जो कवर होता है मास्ट सेल से, उस पर जाके बाइंड कर देते हैं। और जब ये मास्ट सेल पे बाइंड कर जाते हैं तो मास्ट सेल का डिग्रेनुलेशन हो जाता है, जिसके कारण हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। और क्या करेगा, ये उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ये तो हमारा हो जाता है अर्ली फेज में, लेकिन जैसे जैसे ये लेटेंट फेज में बढ़ते जाता है, उस केस में म्यूकस का सीक्रेशन होने लगता है। और जब म्यूकस का सीक्रेशन होता है तो ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ एक डायग्राम के थ्रू कि क्या होता है। ये हमारा है मास्ट सेल, मास्ट सेल। इसके अंदर है न्यूक्लियोफिल्स। सभी सेल के अंदर न्यूक्लियोफिल्स होते हैं ऑब्वियसली। अब देखिए, ये जो मास्ट सेल के ऊपर आपको वाई शेप जो नजर आ रहा है, ये IgE का बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे कोई भी हमारा एलर्जी पार्टिकल आएगा और इस तरह से बाइंड कर जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसमें हमारे हिस्टामिन होते हैं, और बाइंड होने के कारण ये क्या करेगा, ये हिस्टामिन को रिलीज कर देगा। ये देखिए, हिस्टामिन इसमें छोटे 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 होते हैं, हिस्टामिन ऐसे रिलीज हो जाएगा। और जब हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा। और कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो हमारा ल्यूमन पाइप है उसका साइज धीरे 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 डिक्रीज करेगा। अब आइए हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि क्या होता है, और टाइप्स के बारे में। ये देखिए, ये हमारा एलर्जन पार्टिकल है। ये आके रिसेप्टर पे जब हमारे बाइंड करेगा तो क्या करेगा, एक्टिवेट ऑफ TH2 सेल। और जब TH2 सेल एक्टिवेट हो जाएगा तो इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन्स को। जब इंटरल्यूकिन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या करेगा, जो ये IgE का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब IgE का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये मास्ट सेल के ऊपर होता है और ये बाइंड हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। फिर जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण और क्या हो सकता है, इंक्रीज एयरवे हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब उसका काम करने का एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा। हाइपर यहाँ वर्ड बता रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा, एक्टिविटी मतलब काम करने की क्षमता उसका बढ़ जाएगा, जिससे अस्थमा का अटैक आ सकता है। अच्छा, ये तो हमारा अर्ली फेज में देखिए ऐसा हो जाता है। जब हमारा इसमें आ जाता है लेट फेज में,
तो ये देखिए, ये सारे जी गॉबलेट सेल हैं, ये म्यूकस का सीक्रेशन कर देते हैं, जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं? चेस्ट टाइटनेस हो सकता है, बिजलिंग का मतलब साउंड हो सकता है सांस लेने में। ये सारे इसके थे साइन ऑफ सिम्टम। अब हम बात करेंगे ड्रग के बारे में कि कौन कौन से ड्रग इसके ऊपर यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एलर्जन जो हम बात कर रहे थे, हमें ये समझना होगा कि एलर्जन होते क्या हैं। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो डस्ट पार्टिकल उड़ता है, कोई स्मोक करता है, और पोल्यूशन, अर्थात कहने का मतलब है कि एलर्जन आर द सब्सटेंस, एलर्जन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में इंटर करते हैं फर्दर, जो हमारे एंटीबॉडी को एक्टिवेट करते हैं। मतलब कहते हैं बॉडी के एंटीबॉडी से कि अबे तुम हमसे लड़ो, अब तुमसे लड़ने के लिए कोई आया है, वो होते हैं हमारे एलर्जन। और इन एलर्जनों से लड़ने के लिए जो हमारे बॉडी में रिलीज होती है हिस्टामाइन, ल्यूकोट्रिन्स, ये सब हमारे बॉडी के अंगरक्षक हैं, मतलब बॉडी के अंदर। आइए हम इसमें ड्रग्स की बात करते हैं। इसमें जो हमारी पहली कैटेगरी की ड्रग्स है वो है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर में हम यूज करेंगे बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, मिथाइलजेंथिन एंड एंटीकोलिनर्जिक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स की, तो इसमें हमारा आ जाता है साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, बेम्ब्यूटिरॉल। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके साथ साथ हम समझते चल रहे हैं ताकि हमें को बहुत ईजी होगा। अच्छा देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई साल्ब्यूटामोल ड्रग देंगे, ठीक, ये हम मान लिए ये साल्ब्यूटामोल ड्रग हो गई, ये हमारा रिसेप्टर हो गया, इस पे आके ड्रग बाइंड कर गई। ये ड्रग इसके साथ बाइंड करेगी तो ये जी और एस के साथ कपल प्रोटीन बना लेगा। कपल्ड मतलब मिल जाएगा, कपल प्रोटीन बनाएगा। ये देखिए कपल प्रोटीन बना लेगा, और जब मिल जाएगा कपल प्रोटीन के साथ तो ये क्या करेगा, ये CAMP को इंक्रीज कर देगा। जब ये CAMP को इंक्रीज करेगा तो कैल्शियम का जो लेवल है वो सेल के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम जाना जाता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। और जब कैल्शियम को हटा देंगे तो क्या होगा, धीरे 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 डायलेशन हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है। अगर हम दूसरा की बात करें, दूसरा में हमारा था मिथाइलजेंथिन। मिथाइलजेंथिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं इसमें कि ये ड्रग मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई एक बार पूछा जाता है। हम बात कर रहे थे मिथाइलजेंथिन के बारे में। मिथाइलजेंथिन का जो हमारा ड्रग्स का एग्जाम्पल हो जाता है, इसमें हो जाएगा थियोफाइलिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, देखिए ये जो थियोफाइलिन जो है ये हमारा नॉर्मल आदमी का है, ब्रोंकिया नॉर्मल आदमी का है। क्या होता है PDE3 एंड 4, PDE3 एंड 4 मिल के क्या करता है, ये डिग्रेडेशन कर देगा CAMP को। और जब CAMP को डिग्रेडेशन कर देगा, जिसके वजह से इसका ह्यूमन साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। फिर जब ये छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे मिथाइलजेंथिन ड्रग, हम यहाँ पे दिए मिथाइलजेंथिन। तो ये क्या करेगा, ये इसको PDE को, ये जो आइसो एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देगा और क्या करेगा, CAMP डिग्रेडेशन को बचा लेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा हमारा वैसोडाइलेशन। ठीक है, बोलिए। अब हमारा अगला है एंटीकोलिनर्जिक। इसका एग्जाम्पल है आइप्राट्रोपियम।
इसके अंदर हमारा एग्जांपल आता है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, देखिए बहुत ही इजी है। ये करता क्या है कि जैसे एक्टिवेट कर देता है M3 रिसेप्टर को। ये टोटल डिपेंडेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, PNS पे। ये टोटल डिपेंडेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, अर्थात कहीं ना कहीं PNS का जरूर आंसर रहा होगा वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाने में। तो ये क्या कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर दे रहा है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और म्यूकस का सीक्रेशन और इन्फ्लामेशन, इतनी सारे चीजें होंगी। अगर हम इस M3 को ही ब्लॉक कर देते हैं, ये आइप्राट्रोपियम देखे, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एक्ट करेगा PNS पे और M3 को ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से ये सब चीज नहीं होगी। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमारा दूसरा जो है एग्जांपल स्टार्ट। अब हमारा जो अगला ड्रग्स है थर्ड नंबर की, वो है ल्यूकोट्रिन्स। ल्यूकोट्रिन्स के अंदर हमारे एग्जांपल आते हैं मोंटेलुकास एंड जापेलुकास। अच्छा, ये क्या करता है, ल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट हम यूज करते हैं। ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि ल्यूकोट्रिन के अगेंस्ट काम करने वाला। ल्यूकोट्रिन्स क्या कर रहा था, ये देखिए ल्यूकोट्रिन से हमारा ये जब रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा था तो देखिए क्या क्या कर रहा था, ब्रोंकोस्पाज्म, इन्फ्लामेशन, म्यूकस का सीक्रेशन। जैसे देखिए ये हमारा जब वो हो जा रहा था, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जा रहा था, तो इसमें म्यूकस आ जा रहा था। ये जी ब्लड सेल है, ये क्या कर रहे थे, म्यूकस के सीक्रेशन को बढ़ा दे रहे थे, जिसके कारण हमारा जो सांस लेने वाला पाइप है वो बहुत ही सिकुड़ रहा था। अच्छा, जब ये हो जा रहा था, ल्यूकोट्रिन से ऐसे ऐसे कर रहा था, तो हम इसमें ड्रग यूज करेंगे मोंटेलुकास। ये मोंटेलुकास क्या करेगा, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा और इसको नहीं होने देगा, और जब ये बाइंड हो जाएगा तो ये सब सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। ये है हमारा ल्यूकोट्रिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमारा अगला ड्रग्स है, इसमें उस अगले ड्रग्स के हम बात करेंगे। शुरू करें, देखिए ये यहाँ पे एलर्जी आके बाइंड हुआ हमारे मास्ट सेल पे। एलर्जी क्या करता था, मास्ट सेल आप याद कीजिए, ये जो हमारा मास्ट सेल है इसके ऊपर IgG होते थे, यहाँ पे बाइंड हो जाता था, जिसके वजह से यहाँ से हिस्टामिन निकलता था। हिस्टामिन निकलता था तो क्या होता था, इन्फ्लामेशन होता था। ये हमारा एलर्जी का काम करता था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस मास्ट सेल को ही स्टेबलाइजर होने देंगे, इसका डिग्रेनुल्स बनने ही नहीं देंगे, इसी चीज को रोकना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पे आके हमारा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट बाइंड करेगा इस रिसेप्टर पे, तो वो डिग्रेनुलेशन कर देगा मास्ट सेल का, और जब डिग्रेनुलेशन करेगा तो इनहिबिट हो जाएगा हिस्टामिन का, और जब इनहिबिट हो जाएगा हिस्टामिन तो हमारा कोई भी एलर्जी कॉज नहीं हो जाएगा और ये मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन रहेगा। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जब ये इनहिबिट हिस्टामिन हो जाएगा तो जितने भी हिस्टामिन के रिलीज होने से एलर्जी हो रहे थे, चाहे वो वैसोकंस्ट्रिक्शन थे और म्यूकस की सीक्रेशन आगे जाके हो रहे थे, ये सब चीज नहीं हो पाएगा। ये हमारे आ जाते हैं सारे अर्ली फेज में। अब अगला हमारा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब हम बात करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल ही सिंपल है। क्या करता है,
ये इनहिबिट कर देगा साइटोकाइनेस की और इसिनोफिल्स की, बस इतना सा इसका मैकेनिज्म है। और जब इन दोनों को इनहिबिट कर देगा तो आगे हमारा कोई एलर्जी एक्टिव नहीं होगा, सो सिंपल। तो यहीं पे जाके हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे ड्रग एक्टिंग ऑन सीओपीडी। ठीक है, थैंक यू।